Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी व्याकरण की पुस्तक के अंतर्गत आपके पाठ है पद परिचय। जी हाँ, पद परिचय कक्षा 12वीं हिंदी विषय के अंतर्गत जो हिंदी व्याकरण है उसमें एक चैप्टर है और ये आपकी परीक्षा में आएगा। तो आज पद परिचय पढ़ेंगे। इससे पहले एक पाठ हम व्याकरण का पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो भी आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, तो उसे भी आप ज़रूर देखें यदि आपने नहीं देखा तो। चलिए पद परिचय की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरे और आने वाले अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं पद परिचय की। तो देखिए, सबसे पहले हम पद परिचय की परिभाषा देखते हैं कि पद जो है वो किसे कहते हैं, क्योंकि ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द, सार्थक यानी कि जिसका कुछ अर्थ निकले, ऐसे शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को ही क्या कहते हैं? पद परिचय कहते हैं। देखिएगा दोबारा, उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। तो देखिए, तीन तरह से इनको बोल सकते हैं, पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय। तीनों में से कोई सा भी शब्द आए, आपसे पूछा जाए तो आपको समझना चाहिए कि ये पद परिचय ही पूछा जा रहा है। पद परिचय में उस शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि पद परिचय में क्या क्या पूछा जाता है और साथ ही पद किसे कहते हैं। देखिए, पूछा जा सकता है, प्रश्न कैसे भी बनकर के आ सकता है आपकी परीक्षा में, इसलिए हर चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर जो पद है उसकी परिभाषा हमने देख ली कि वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं और पद परिचय किसे कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को ही पद परिचय कहते हैं। तो ये हुई जो परिभाषा थी इसकी, वो हमने यहाँ पर जाना। अब हम देखते हैं पद परिचय आपसे कैसे पूछा जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, संज्ञा शब्द का पद परिचय दरअसल होगा क्या कि परीक्षा में प्रश्न या तो जैसे अभी हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी तो वो पूछा जा सकता है, या फिर आपको एक वाक्य दिया जाता है, वाक्य दे दिया और आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य का परिचय, पद परिचय दीजिए, या फिर वाक्य में कोई भी जो शब्द है उसको रेखांकित यानी कि अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए, रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। तो आपको परिचय उसका देना है। अब देखिए, संज्ञा शब्द का पद परिचय कैसे दिया जाता है। किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय हेतु निम्न 5 बातें बतलानी होती है। यदि आपसे किसी भी संज्ञा पद का पद परिचय पूछा जाए तो आपको 5 बातें बतलानी है। कौन कौन सी? ध्यान दीजिएगा, संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध है, ये चीज़ें आपको बतलानी पड़ेगी। देखिए, संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जा सकता है। कारक के अनुसार भाई ये क्रिया जो है, क्रिया का कर्ता है या कर्म है, इस तरीके से आपको बताना होगा। जैसे उदाहरण देखिए, यदि संज्ञा शब्द कर्ता है तो लिखेंगे कि अमुक क्रिया का कर्ता या करने वाला। यदि कर्म कारक है तो आप क्या लिखेंगे? अमुक क्रिया, यानी कि जैसे खेलता है, घूमता है, पढ़ता है, तो जैसे आप कुछ भी क्रिया, जैसे कुछ भी क्रिया यहाँ पे लिखा हो, अमुक क्रिया का मतलब है किसी भी क्रिया जो भी वाक्य में दी हुई है उस क्रिया का कर्म, इस तरीके से आपको लिखना है। इसी प्रकार कारक के अनुसार उसका क्रिया के साथ संबंध भी बतलाया जाएगा। अब देखिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। उक्त वाक्य में अभिषेक तथा पुस्तक शब्द क्या है? संज्ञाएं हैं, अतः इनका पद परिचय उक्त 5 बातों के अनुसार निम्न प्रकार से होगा। अब देखिए, आपसे पूछा जाए कि ये जो वाक्य है इसमें अभिषेक और पुस्तक को अंडरलाइन अर्थात रेखांकित कर दिया। अब आपसे पूछा जाए कि पद परिचय दीजिए, तो आपको क्या करना है? आप लिखेंगे अभिषेक, इसके आगे आप लिखेंगे अभिषेक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए, संज्ञा है, लेकिन संज्ञा भी कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
इसके अलावा देखिए अभिषेक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है तो आप लिखेंगे पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है तो अभिषेक पुस्तक पढ़ता है निश्चित रूप से एक वचन है तो आप लिखेंगे एक वचन है। कारक कौन सा है, देखिए अभिषेक क्या है, कर्ता है या फिर कर्म है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि अभिषेक क्या है, करता है, यानी कि अभिषेक पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ने का काम कर रहा है अभिषेक, इसलिए अभिषेक क्या हुआ, कर्ता, तो यहाँ लिखेंगे कर्ता कारक। अब इसके बाद देखिए क्रिया से इसका क्या संबंध है, तो आप लिखेंगे पढ़ता है क्रिया का कर्ता। इस तरीके से आपको इसका पद परिचय देना होगा। अब चलते हैं आगे, पुस्तक जो शब्द है पद है इसका परिचय कैसे देंगे, वही संज्ञा का प्रकार, तो पुस्तक कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा कौन कौन सी होती है, तो इसके लिए आप जो संज्ञा वाला चैप्टर है उसको भी अच्छे से समझ ले पहले। तो यहाँ पर देखिए जैसे अभिषेक व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, उसी प्रकार जो पुस्तक है यह जातिवाचक संज्ञा है, और पुस्तक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, क्योंकि लिंग भी लिखना है तो पुस्तक स्त्रीलिंग है। वचन लिखना है तो देखिए अभिषेक पुस्तक पढ़ता है तो इसका मतलब एक ही पुस्तक को पढ़ रहा है तो ये एक वचन है। इसके बाद देखिए कारक कौन सा है, तो कारक के लिए आप देखिए अभिषेक कर्ता हो गया और पुस्तक क्या हो गई, कर्म, तो यहाँ पे लिख देंगे आप कर्म कारक है, और पढ़ता है क्रिया का कर्म। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बहुत सरल है, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, उसके बाद आप आसानी से प्रत्येक शब्द का पद परिचय लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये तो हुआ संज्ञा पदों का पद परिचय। अब देखिए सर्वनाम शब्द का पद परिचय कैसे लिखना है। किसी सर्वनाम के पद परिचय में भी उन्हीं बातों का उल्लेख करना होगा जिनका संज्ञा शब्द के पद परिचय में किया था। जो बातें ऊपर लिखी, ऊपर जो संज्ञा पद का परिचय देते समय जिन जिन चीज़ों को हमने लिखा, जैसे वचन, लिंग, कर्ता, कारक वगैरह, तो वही यहाँ सर्वनाम शब्द का परिचय देते समय भी लिखा जाएगा। जैसे सर्वनाम का प्रकार, पुरुष सहित लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध। अब देखिए वाक्य है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं क्या है, सर्वनाम है, अतः इसका पद परिचय इस प्रकार होगा। अब देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैं अब यहाँ इसको अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया, और आपसे पूछा जाए कि रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या है, सर्वनाम है। तो आप लिखेंगे मैं, इसके आगे लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए कैसे पता चला कि ये पुरुषवाचक है या अन्य है, तो इसके लिए आप देखिए मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ इसका मतलब पुरुष है, अगर पढ़ती हूँ तो स्त्रीलिंग हो जाता। तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद में कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, देखिए उत्तम पुरुष है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो पुरुष है, जैसे उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, तो उस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि अब मैं जो है उत्तम पुरुष होता है, तो ये आपको लिखना है। इसके बाद लिंग देखिए मैं पुस्तक पढ़ता हूँ इसका मतलब पुल्लिंग है, तो आप लिख देंगे पुल्लिंग। वचन देखिए मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो एक वचन नहीं है, बहुवचन नहीं है, तो एक वचन लिख दिए। अब इसके बाद क्रिया से इसका क्या संबंध, देखिए पढ़ता हूँ क्रिया का कर्ता, यहाँ पर मैं क्या है, करता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो मैं क्या है, करता है, तो आप लिखेंगे पढ़ता हूँ क्रिया का कर्ता। तो इस तरीके से बहुत आसान है, बहुत सरल है, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं परीक्षा में। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और उदाहरण यहाँ पर दिया है, देखो यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। इस वाक्य में यह, उसकी, जिसे तथा कोई, ये जो पद है ये क्या है, सर्वनाम है। इनका पद परिचय पूछा जाए तो इस प्रकार से होगा, जैसे लिख दिया गया कि यह, अब देखिए यह उसकी वही कार है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन सा सर्वनाम है। अब यह अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम वो वस्तु की ओर अर्थात कार की ओर इशारा कर रहा है कि यह, इसका मतलब है निश्चयवाचक, अर्थात निश्चित है कि यही वो कार है। तो यह जो है वो कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुष कौन सा है, अन्य पुरुष है। लिंग कौन सा है, यह उसकी वही कार है, ये कार के लिए है इसलिए कार क्या है, स्त्रीलिंग है। वचन देखिए
एक वचन है अर्थात वह एक ही कार है। वो संबंध कारक है। कारक कौन सा है? संबंध। देखिए उसकी, का के की रारेरी, संबंध का के की रारेरी, तो यह उसकी, तो इसका जो संबंध कारक है वो है संबंध कारक। और देखिए कार संज्ञा शब्द से इसका संबंध है, ये भी आप लिख सकते हैं। जो कार है यह जो संज्ञा है इससे इसका संबंध है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जिसे, अब ये क्या है? कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। संबंधवाचक क्यों है इसको समझिए। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया। अब जो जिसे, ये दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए पद परिचय लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम की कितने भेद और कौन कौन से हैं। तो वो आप पहले पढ़ लें, उसके बाद आप पद परिचय आसानी से दे पाएंगे। तो देखिए जिसे जो शब्द है यह संबंधवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि कार के बारे में कहा जा रहा है। देखिए आप इधर, यह उसकी वही कार है जिसे, तो जिसे क्या है? कार के लिए, तो कार क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है, और चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म है। जिसे कोई चुरा कर ले गया, तो चुरा कर ले गया जो क्रिया है उसका एक कर्म है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसी तरह देखिए कोई, इस वाक्य में है यह उसकी वही कार्य जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो कोई क्या है? देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई अर्थात पता नहीं कौन ले गया, तो ये क्या है? निश्चयवाचक नहीं है बल्कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष है। चुरा कर ले गया था, देखिए चुरा कर ले गया था, तो यहाँ पर ये क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, और चुरा कर ले गया जो क्रिया है उसका कर्ता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए विशेषण शब्द का पद परिचय कैसे देना है वो भी आप समझ लिए। अब देखिए विशेषण कहते किसे हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वही विशेषण है। किसी विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु निम्न बातों का उल्लेख करना आवश्यक होता है, जैसे विशेषण का प्रकार, उसकी अवस्था, लिंग, वचन और विशेष्य व उसके साथ उसका संबंध। उदाहरण देखिए, वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। इस वाक्य में वीर तथा सब राक्षसों का, तो सब ये शब्द क्या है? विशेषण है। इनका पद परिचय कैसे होगा? देखिए वीर। अब वीर कौन सा विशेषण है आपको पता होना चाहिए। यदि आपने विशेषण वाला टॉपिक पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा, इसलिए आप आसानी से जवाब दे देंगे। वीर जो शब्द है यह गुणवाचक विशेषण है, अर्थात गुण बता रहा है। और देखिए अवस्था कौन सी इसकी, जैसा कि अभी यहाँ बताया गया, अवस्था भी आपको बतानी है। तो देखिए गुणवाचक विशेषण है और मूल अवस्था अर्थात मूलावस्था है। अब अगर ये अवस्था भी नहीं बताओ तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोशिश करें आप अवस्था बता सके तो बहुत अच्छी बात है। तो मूलावस्था यहाँ हो गई। इसके अलावा देखिए वीर राम, तो ये क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि ये वीर जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया? राम के लिए। तो राम क्या है? पुल्लिंग है। तो वीर क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है और राम विशेष्य के गुण का बोध कराने वाला है। तो राम जो है विशेष्य, क्योंकि विशेषता किसकी बता रहा है ये शब्द? राम की। तो राम क्या हो गया? विशेष्य। तो राम विशेष्य के गुण का बोध कराता है वीर शब्द। इस तरीके से आप जो है पद परिचय दे सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे। सब, ये कौन सा विशेषण है? ये है संख्यावाचक, अर्थात राक्षस, जो राक्षसों लिखा हुआ है इसका विशेषण है। ये विशेषता बता रहा है राक्षस यानी कि सब, तो ये क्या है? संख्या बता रहा है। सब राक्षसों का वध कर दिया, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। मूलावस्था, और ये पुल्लिंग है और बहुवचन है। देखिए राक्षसों, अगर राक्षस होता तो एक वचन होता, लेकिन यहाँ सब राक्षसों का, तो यहाँ पर बहुवचन हो गया। और राक्षसों विशेष्य की संख्या का बोध कराता है। तो इस तरीके से बहुत आसान है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। केवल आपको जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण हैं उनके भेद या प्रकार पता होना चाहिए और कौन कौन से हैं वो पता होना चाहिए, फिर आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द का पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध बतलाया जाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा,
ये एक वाक्य है, उक्त वाक्य में मारा ये एक पद क्या है, क्रिया है। तो इसका परिचय कैसे होगा, देखिए सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है? तो राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें कर्म भी है इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब देखिए यदि आपको क्रिया के भेद पता हैं तो आप आराम से लिख देंगे कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। तो ये सकर्मक क्रिया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। तो ये जो क्रिया है यह सकर्मक क्रिया है और साथ ही पुल्लिंग है। राम ने रावण को, तो पुल्लिंग है तो यहाँ पर आ जाएगा पुल्लिंग। फिर देखिए एक वचन है, रावण को बाण से मारा, तो रावण एक वचन है। इसके अलावा ये कर्तृवाच्य है। देखिए कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीन तरीके के जो वाच्य होते हैं। तो ये क्या है, कर्तृवाच्य, अर्थात जो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, तो यहाँ पर ये कर्तृवाच्य है। बढ़ते हैं आगे, भूतकाल। काल कौन सा होगा, भूतकाल। मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये तो पहले की बात बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये कौन सा काल है, भूतकाल। और मारा क्रिया का कर्ता राम है और कर्म रावण है तथा बाण क्या है, करण है। कर्ता ने कर्म को करण से, आ गया यहाँ समझिए। देखिए राम ने रावण को बाण से, तो कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो आप लिख देंगे आखिरी में कि जो क्रिया का कर्ता है वो है राम, कर्म रावण है और करण क्या है, बाण है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए फिर मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको कि जो मारा क्रिया है यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया है। राम और रावण को देख लीजिए, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य है क्योंकि कर्ता के साथ इसका सीधा संबंध है। कर्तृवाच्य और काल कौन सा है, भूतकाल है। और इस तरीके से ये बातें आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अव्यय या अविकारी शब्द का पद परिचय यदि आपसे पूछा जाए, देखिए अव्यय या अविकारी शब्द का रूप, लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता। दोबारा समझिए, अव्यय या अविकारी शब्द का जो रूप है यह लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बतलाया जाता है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा बातें लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रूप जो अव्यय शब्द होते हैं इसका जो लिंग है, वचन, कारक है, ये ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। ये स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों में एक जैसा ही रहता है। इसलिए यहाँ पर केवल शब्द का प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बतलाया जाता है। उदाहरण देखिए, क्रिया विशेषण का पद परिचय। देखिए क्रिया विशेषण का पद परिचय इस प्रकार से देंगे, जैसे उदाहरण है लड़के ऊपर खड़े हैं, तो ऊपर शब्द क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। खड़े हैं क्रिया है और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ऊपर जो शब्द है क्रिया से पहले, तो यह क्या है, क्रिया विशेषण है। अतः इसका पद परिचय कैसे होगा, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इसके आगे आप लिखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि ऊपर एक स्थान की तरफ इशारा किया जा रहा है, स्थान का बोध इससे हो रहा है, तो आप लिखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। खड़े हैं क्रिया के स्थान का बोध कराता है। बस ये दो बातें आपको लिखनी है। बढ़ते हैं आगे, संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय। देखिए संबंध बोधक अव्यय की यदि बात करें, भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए, प्रस्तुत वाक्य में के बाद, ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। तो इसका पद परिचय कैसे होगा, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि रेखांकित जो पद है उसका पद परिचय दीजिए, तो आप लिखेंगे के बाद, इसके आगे आप इसका परिचय देंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा कि संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय है जो भोजन संज्ञा का संबंध विश्राम के साथ जोड़ता है। भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए, तो भोजन जो संज्ञा है इसका संबंध विश्राम के साथ जोड़ता है, ये वाला अव्यय। तो इस तरीके से आप इसका पद परिचय दे सकते हैं। बहुत आसान है, आपको लिखना है संबंध बोधक अव्यय है जो भोजन संज्ञा का संबंध विश्राम के साथ जोड़ता है। इस तरीके से आपको केवल दो बातें बतानी है। समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय, तृप्ति और गुंजन जा रही है। तो देखिए प्रस्तुत वाक्य में और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, इसका पद परिचय इस प्रकार होगा, समुच्चय बोधक अव्यय है
संयोजक अर्थात दोनों को जोड़ने वाला है। तृप्ति तथा गुंजन दो संज्ञा शब्दों को जोड़ता है। तो बहुत आसान है, इसमें कहीं भी ज़्यादा दिक्कत नहीं, उलझन वाली बात नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए, तो आपको लिखना है कि यह जो और शब्द है, पद है, इसका परिचय आपको ऐसे देना है कि समुच्चय बोधक अव्यय है, संयोजक है अर्थात दोनों को जोड़ने वाला है, और लिख दीजिए तृप्ति और गुंजन दोनों शब्दों को जोड़ता है, दोनों संज्ञा शब्दों को जोड़ता है। अब देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय। अरे यह क्या हो गया। अब देखिए विस्मयादि बोधक जो अव्यय है उसका पद परिचय कैसे देंगे। अब यहाँ पर विस्मयादि बोधक ये है, अरे यह है, तो इसका आपने को पद परिचय देना है। तो आपको लिखना है विस्मयादि बोधक अव्यय है जो विस्मय के भाव का बोध कराता है। बस इतना सा लिखना है आपको कि यह विस्मयादि बोधक अव्यय है जो विस्मय के भाव का बोध कराता है, इतना सा आपको लिखना है। तो इस तरीके से साथियों आप आसानी से जो पद परिचय है वो आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभ्यास प्रश्न है, तो ये आपको करना है, बहुत आसान है। पद परिचय में मुख्यतः क्या क्या बताया जाता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, शब्द का व्याकरणिक परिचय बताना पड़ता है। तो आपने यदि इस पाठ को भी अच्छे से पढ़ा होगा तो इन प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पद परिचय वाला चैप्टर है, इसको पढ़ने से पहले आप एक बार जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, उनको भी अच्छे से समझ ले, ताकि आपको पद परिचय देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। और इसके अलावा हमारे चैनल पर आपकी परीक्षा से संबंधित, आपकी पढ़ाई से संबंधित बहुत से यूज़फुल वीडियोस भी हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें, ताकि आप अच्छी परसेंटेज बना सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का अच्छे से जवाब दे सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।